Hello friends, once again welcome you all to the current affairs series of The Hindu Analysis for 17th of May 2021। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो देखने वाले हैं वो है LAC का इशू, सेकंड वन इज द NIA एंड थर्ड वन इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट दैट इज FCRA 2020। सो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आज चर्चा में रही, मैं ज़रूर वहाँ आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। The first important news is that NIA conducts searches in Madurai। See friends, NIA जो है वह एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि सर्चिंग का काम करती है अबाउट एनी द कंटेंट और इन्वेस्टिगेटिंग उनको जो केस दिया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वह मैंने आपको हाईलाइटेड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो बैंड ग्रुप्स है वहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है, जो मदुरई में रेड्स हुए अभी इनके, तो वहाँ पर द इस्लामिक स्टेट और हिजब उल तहरीर HUT एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वहाँ पर जो है कंडक्शन मिले हैं, इनका जो इन्वॉल्वमेंट दिखा हुआ है। और जो HUT है वह बैंड है बाय मेनी मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश ऑल्सो, एंड IS जो है वह इंडिया के द्वारा भी बैन किया गया है। बट ये जो हिजब उल तहरीर है HUT, इसको अभी तक इंडिया ने इस पर कोई भी डिक्लेरेशन ऐसा नहीं पुट किया है। तो फेसबुक का जो ये इशू था, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है NIA और उसके कार्य। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कि NIA क्या है और ये क्या क्या काम करती है। सो एज आई टोल्ड यू, NIA इज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA एक्ट 2008। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब ये एक क्या है, सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। कौन से तरह के ऑफेंसेस पे डील करती है? तो फर्स्ट है अफेक्टिंग द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन और इंडिया, एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स। तो न सिर्फ इंडिया के, न सिर्फ स्टेट के, बट की फॉरेन स्टेट्स के भी साथ में ये जो सिक्योरिटी है उनके रिलेटेड ऑफेंसेस है उनको इन्वेस्टिगेट करती है। सेकेंड वन है अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इनको भी वो इन्वेस्टिगेट करती हैं और प्रोसिक्यूट भी करती हैं केसेस को। देन स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी, जो स्मगलिंग होती है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग यू कैन से, सो वहाँ पर भी ये काम करती है। Then what are the works? It implements international treaties, agreements, conventions and resolutions of the United Nations, its agencies and other international organization। ये उन सारे organizations की treaties को implement करने का काम भी कराती है, and its objective is also to combat terror in India। और इसी के तहत उन्होंने क्या किया है, इसी के तहत उन्होंने जो मदुरई में लेटेस्ट जो न्यूज़ डली है उसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। And it acts as a central counter terrorism law enforcement agency। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर वहां कोट करिएगा जब भी आप आंसर राइटिंग करें। इट इज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नाउ हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, बट इनके कुछ ब्रांचेस भी हैं। कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू, इतने जगह इनके ब्रांचेस भी हैं, बट हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। तो दिस इज ऑल अबाउट द NIA, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, पेपर 2 में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द FCRA। और यहाँ पर जो आर्टिकल है, जो न्यूज आई है वह यह है कि कैन FCRA अकाउंट डेडलाइन भी एक्सटेंडेड, हाई कोर्ट ने पूछा है सेंटर से। ठीक है, हाई कोर्ट पे NGOs जो हैं उन्होंने मूव किया है कोर्ट को, और उन्होंने कहा है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में उनको जो डेडलाइन दी गई है दैट इज ऑफ 1 अप्रैल, उसको क्या एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि NGOs को ये क्या रेगुलेशन है
FCRA क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये कब आया था इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। कोर्ट ने इस मामले पर यह कहा है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, कि यदि जो FCRA का अमेंडमेंट सेक्शन 17 है वह चैलेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है और बहुत डिफिकल्टी हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है MHA, वो उनको कंसिडर करना चाहिए कि डेडलाइन ऑफ 1 अप्रैल 2021 को एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं, और यदि किया जा सकता है तो कब तक किया जाएगा। तो ये कोर्ट ने कहा है, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अगर आगे इसके कुछ होगा तो हम देखेंगे, बट हमारा जो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस इज FCRA। सो FCRA को देखते हैं। FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में ये आया हुआ था। नाउ फॉरेन से जो फंडिंग होती है भारत में, उसको FCRA एक्ट रेगुलेट करता है, और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। फिर इंडिविजुअल्स जो हैं उनको परमिट किया जाता है टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ MHA। हाउएवर मॉनेटरी लिमिट जो है ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर सच कंट्रीब्यूशन शैल बी लेस देन ऑफ 25,000। 25,000 से कम यदि है तो उन्हें बिना किसी परमिशन के एक्सेप्टेंस है। एक्ट इंश्योर करता है कि रेसिपिएंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस adhere to the stated purpose for which contribution has been obtained। जिस पर्पस के लिए लिया गया था उसी के लिए ही वह इसे यूज किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना पड़ता है एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इस पोर्टल पर, ठीक है। जो भी FCRA के तहत रेगुलेशंस बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो FCRA जो है उसमें जो अभी इश्यूज है वह क्या है, दो रिसेंट इश्यूज देखने को मिला है। तो प्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग चैनल्स, सितंबर 2020 में क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 और उसे पास किया गया पार्लियामेंट में। वहां पर एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि अब सभी NGOs को यह कंपल्सरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि यदि वह फॉरेन फंड्स लेते हैं किसी बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच में होना चाहिए, वहां पर उसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी NGOs ने क्या किया, फॉरेन डोनेशंस को लेने के लिए एक ओपन डेसिग्नेटेड FCRA अकाउंट खोला है एट द SBI ब्रांच, या अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को वहां लिंक कराया है। ये जो रूल था या ये जो रेगुलेशन डाला गया है वह इसलिए डाला गया है सो दैट देयर शुड बी ए यूनिफॉर्मिटी एंड जो सर्विलियंस है वो बहुत अच्छे से हो सके। हालांकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुआ है, और खास करके अभी पैंडेमिक सिचुएशन में तो वही चीज़ें हैं जो कि इस न्यूज़ में थी और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है FCRA, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, और ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन पे आया हुआ था न्यूज़ आर्टिकल की रीस्ट्रक्चरिंग द ट्राइब्यूनल सिस्टम, ठीक है। ट्राइब्यूनल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इट इज टाइम टू सेट अप अ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। अभी तक भारत में ये नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन NTC जो है वह डेवलप नहीं किया गया है। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के लिए रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस पास हुआ है 2021, और यह ऑर्डिनेंस जो है वह सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वह अंडर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स को, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन एप्लीट ट्राइब्यूनल को बिना किसी स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के वह स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समय समय पर गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, उनका ये फॉलो करता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है वह सजेशंस, ऑर्डिनेंस में एक सजेशन जो में किया गया था कि मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि ऑन द कंपोजिशन ऑफ सच सर्च कम सिलेक्शन कमिटी and its role in disciplinary proceedings. It also has a fixed 4-year tenure of chairperson and members of tribunals
notwithstanding anything contained in any judgment, order or decree of any court by bluntly disregarding the court's direction for fixing a 5-year term. कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्टिव्स दिए थे, बट जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ वहां पर ऐसा कोई भी चीज करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑथर ने यहाँ पर कहा है कि एक ऐसे नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की जरूरत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया जाए या फिर एक स्टैच्यू के तहत बैक किया जाए, जिससे कि गारंटी हो सके कि उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो ऑपरेशन है और उसका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वह बना रहे। मतलब एनटीसी जो बनेगा वह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही स्वतंत्र निकाय के रूप में डेवलप करना चाहिए। अब एनटीसी का काम क्या है कि अगर एनटीसी बन रहा है तो इसके पीछे की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है टू सपोर्ट द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल ट्राइब्यूनल्स। जितने भी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है जब भी कोई ट्राइब्यूनल्स बनाया जाता है। तो दिस शुड नॉट बी मेड, और इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कमीशन है उसके गठन का यह आर्टिकल बोला गया है। ठीक, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज क्या होंगी ट्राइब्यूनल्स की? तो इट कुड सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। ये उनको करने के लिए काम करेगा। इट कुड फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी टू डेवलप एंड ऑपरेशनलाइज द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर्स। उनके मेंबर्स की जो भी सैलरीज हैं, जो भी उनके अलाउंसेस हैं, उनको और उनके रिक्रूटमेंट को भी वो देखेगा, और सभी मेंबर्स की सैलरीज, जैसे मैंने आपको बताया, अलाउंसेस और अदर सर्विस कंडीशन सब्जेक्ट टू रेजुलेशन वुड मेंटेन ट्राइब्यूनल्स इंडिपेंडेंस। ठीक, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द ट्राइब्यूनल्स जब तक ये एनटीसी नहीं बन जाता, ठीक है, तो इसके लिए उन्हें एक ट्रांजिशन प्लान जरूर लेकर के आना होगा, ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है। और इस तरीके से जब तक यह ट्राइब्यूनल कमीशन फॉर्म नहीं होता तब तक इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रेगुलेट द थिंग्स इन प्रॉपर चैनल। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। आई थिंक कि आपको यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ पता चली होगी। नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन जब यह बन जाएगा तो दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल की ओर, एंड दिस आर्टिकल इज अगेन अबाउट द लद्दाख इश्यूज। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया चाइना का, उसी पर ही है। और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, देखिए जो ऑथर हैं उनका जो व्यू है यहाँ पर वह दिया गया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टच किया है, ऑल्सो द कोविड-19 सिचुएशंस को भी और जियो पॉलिटिक्स को भी उन्होंने लिखा है। बट हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो 4 लाइनें यहाँ दिख रही है आपको, क्योंकि दीज इज ऑल आर द प्लेसेस विच आर हेल्ड फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 कंट्रीज। सो बॉर्डर क्राइसिस जो हो रहा है वह हम देखेंगे थ्रू द मैप्स। तो उसके लिए हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जानना है, दैट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चलिए देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। तो इट इज अ डिमार्केशन लाइन एंड दैट सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। ठीक है, LAC जो है वह लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि हमारा पाकिस्तान के साथ है उससे डिफरेंट है। LOC जो था वह 1948 में आया था जब सीज फायर नेगोशिएशन हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कश्मीर वॉर, और LOC उसे बोला गया था इन 1972, जबकि शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द 2 कंट्रीज। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे उन्होंने एक मैप डिजाइन किया था ऑफ बोथ द आर्मीज एंड हैज इंटरनेशनल सैंक्टिटी ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, LAC क्या है? LAC is a concept, okay? It is not just a map or you can say an agreement. It is a concept. It is not agreed upon by the 2 countries. ये most important है। LOC is agreed upon by the 2 countries. Agreement हुआ है, but LAC, that is line of actual control, is not agreed upon by the 2 countries. Neither delineated
ऑन अ मैप और डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड, ये दोनों ही इस पे नहीं लागू होते, इसीलिए LAC इज डिफरेंट फ्रॉम LOC। ओके, एंड लेंथ ऑफ द LAC इज, इंडिया कंसिडर्ड LAC 3488 किलोमीटर, जबकि चाइना बोलता है कि इट इज ओनली अराउंड 2000 किलोमीटर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स अक्रॉस द LAC। तो LAC को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। द ईस्टर्न सेक्टर्स जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है 1346 किलोमीटर का। मिडिल सेक्टर जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज 545 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न सेक्टर है वह लद्दाख में है, दैट इज 1597 किलोमीटर। Alignment of LAC in the eastern sector is along 1914 मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है? तो इंडिया और चाइना के बीच है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो ब्रिटेन और तिब्बत पहले हुआ करते थे उनके बीच में यह बॉर्डर डिफाइन हुआ था। बट यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला, मिडिल सेक्टर इज द लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर। ठीक है, जबकि वेस्टर्न सेक्टर जो है that is our Ladakh sector is witnessing the highest transgression between the two sides। और यहीं पर ही बहुत सारे जो हमारे एग्रेशंस हैं वह अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। तो अब हम देखते हैं मैप के थ्रू कि LAC जो है वह कैसा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका जो सेंसिटिविटी है वह किस तरह से है। तो देखिए ये जो है ये पूरा लद्दाख रीजन है, यहाँ पर आपको जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेमचौक, ट्रिंग हाइट्स, डमचेल, सोंगसो, चुमार एंड स्पेंगुर गैप, ये है आपके लद्दाख में। हिमाचल, ये वेस्टर्न सेक्टर को दिखा रहा है। हिमाचल एंड उत्तराखंड जो कि मिडिल सेक्टर है, कौरिक, शिपकिला। शिपकिला इज अ पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, और उत्तराखंड में आपके 2 साइट हैं, बाराहोती एंड पुलान सुंदा। तो ये दोनों उत्तराखंड के मिडिल सेक्टर को दिखाते हैं। नाउ वी कम टू द ईस्टर्न सेक्टर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नामखाचू, सुंदरोंगचू एंड एसेफिला, लोंगजू, डीचू, यांगसे। फिस्टेल 1 एंड फिस्टेल 2 इन दिबांग वैली। दिबांग वैली क्वेश्चन बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी साइट्स को आपको एक बार जरूर ध्यान में रखना है, हो सकता है आपको पूछा जाए। लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था वहाँ पर ये जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। दैट्स वाई आई हैड मेड दिस पॉइंट टू यू। हम बढ़ेंगे अपने आज के लास्ट आर्टिकल की ओर, और ये भी एडिटोरियल आर्टिकल आया हुआ है। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आपके एसे राइटिंग या फिर आंसर राइटिंग में काम आने लायक है, बट दिस इज नॉट ऑफ आवर द इम्पोर्टेंस फॉर द डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, ये वुमेन वर्कर्स की कंडीशन को फोकस करता हुआ एक आर्टिकल आया हुआ है और पेंडेमिक सिचुएशन में उनकी कंडीशन और भी खराब होती हुई, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया था। इसमें आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ये जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं ऑथर्स ने, इन पर कुछ रिसर्च के कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर। वुमेन एम्पावरमेंट पर यदि कुछ लिखने आए तो आप इस आर्टिकल से इम्पोर्टेंटली उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेक्शन में इतना ही, बट हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे आज की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अबाउट दैट तौकते साइक्लोन, जो कि सुपर सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। बट द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कल के जो डिस्कशन में। तो आज का द हिंदू एनालिसिस में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।